यादव जी। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक भारतीय इतिहास में न्याय के क्षेत्र में होने जा रहे जो सबसे बड़ा बदलाव है, इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही साथ अपने हिंदुस्तान के दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और सचमुच में वैसे गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ के साथ इतना बड़ा कानून में बदलाव करके जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं उसके साथ न्याय प्रदान करने की कोशिश की है। महोदय, आज का यह सदन और यहां बैठे हुए लोग इस ऐतिहासिक पल को हमेशा याद रखेगा और सदन उसका साक्षी रहेगा। हम सब लोग साक्षी रहेंगे। पिछले 100 वर्ष से अधिक जो कानून था, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, अंग्रेजियत उस पर साफ तौर पर दिख रही थी। आज आजाद भारत में 75 वर्ष के बाद इस ऐतिहासिक कदम को उठाने का अगर किसी ने निर्णय लिया तो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, और निश्चित तौर पर इतिहास उनके नाम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो वंचित और गरीब तबके के लोग थे, शोषित तबके लोग थे, उनके साथ न्याय करने का काम इस संशोधन के माध्यम से किया जाएगा। महोदय, मैं समझता हूं कि ये विधेयक जो 3 विधेयक है, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लेकर आई है। एक मिनट और दंड न्याय की जगह माननीय सदस्य सब सदन की अनुमति हो तो 1 घंटा समय बढ़ा देते हैं 9 बजे तक के लिए, प्लीज। सर महोदय, दंड जगह न्याय सब कुछ इशारा करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी सरकार का लक्ष्य क्या है। हम देश में न्याय का वातावरण बनाने आए हैं। साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक है, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह पर और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेकर आई है, जिसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया, जांच के आरोप आदि के नियम भी तय किए जाएंगे। और तीसरा विधेयक जो है वो भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 के जगह पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा, जहां जांच के नए तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे और नई तकनीकी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। महोदय, और मैं समझता हूं कि इस पर ही ज्यादा बल देने का काम किया गया। महोदय, ये तीनों कानून जो है ना सर, गुलामी के निशान थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई पहल करके कई परिवर्तन करने का काम किया है और गुलामी के उस चिन्ह को मिटाने की भी कोशिश करने का काम किया। उसी कड़ी में ये कानून है जिसका बदलाव आज माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से सदन में लाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि सबसे खूबसूरत बात यह है, भारतीयता, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको भी हमने इस कानून के माध्यम से एडॉप्ट किया है। हमारे जो लोकप्रिय और हमारी जो ऐतिहासिक संस्कृत की भाषा है सर, शब्द है, उसको भी इस कानून में समाहित करने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ा कदम है सर सरकार के लिए।
मैं समझता हूं कि भारतीय न्याय संस्था में पहले 511 धाराओं के स्थान पर अब मात्र 336 धाराएं ही होगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को निरस्त करने का काम किया गया है। यही नहीं, भारतीय साक्ष्य विधेयक में पहले 167 धाराएं के स्थान पर अब 170 धाराएं होगी और 23 धाराओं में बदलाव करने का काम किया गया है। एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त करने का काम किया गया है। महोदय, मैं इस कानून के कुछ प्रावधानों को आपके समक्ष, आपके माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बार इस कानून में EFIR का प्रावधान जोड़ा गया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा, पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार से उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना देना जरूरी होगा, नंबर 1। नंबर 2, FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही उत्तम कदम है। यही नहीं, सर्च और जब्ती के वक्त में वीडियोग्राफी जरूरी होगा। न्याय प्रक्रिया में ये बहुत सार्थक कदम उठाने का काम इस कानून के माध्यम से सरकार ने किया है। इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों की घटना पर फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जाएगी। पुलिस के मनमानी पर अंकुश लगेगा और अभी लोगों का मानना है कि पुलिस बड़े मामलों में झूठा साबुत इकट्ठा करके, और मैं समझता हूं कि इकट्ठा करने की जगह मिटाने का ज्यादा काम करता था। उससे हम अपने आप को बचाएंगे। इससे कोर्ट के सामने वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों को बरी होने की बहुत कम संभावना होगी। इस कदम से 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है। महोदय, मॉब लंचिंग में 7 साल का आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के भी 3 प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल या फोन पर महिलाओं के चैन स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें नए कानून के तहत यह प्रावधान रखा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का काम किया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माना की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध के श्रेणी में लाया गया है, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा होने लगा था। सर, गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। बहुत ही उत्तम कदम है। पहली बार न्याय देने की समय सीमा निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है और पहली बार छोटे मोटे अपराधों को निपटारा के लिए पूरे देश में समरी ट्रायल के अस्थायी प्रावधान करने का काम किया गया है। चोरी की संपत्ति रखना, शांति भंग, धमकी देना जैसे मामलों में अब समरी ट्रायल होगा और एक ही सुनवाई में जुर्माना या छोटे दंड के साथ इसका निपटारा करने का काम किया जाएगा। महोदय, माना यह जा रहा है कि इससे अदालतों को 40% केस जो है उसका बोझ कम जाएगा। यही नहीं महोदय, ट्रायल के दौरान बार-बार तारीख पर तारीख लेने के सिस्टम को बंद करने का काम किया जाएगा। कोई भी आरोपित को वकील को 2 बार से अधिक तारीख नहीं ले सकता है। अधिकांश केस इसी कारणों से वर्षों तक लटके रहते थे। सुनवाई पूरी नहीं होने के बाद अदालत को भी अब 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना ही पड़ेगा। इसलिए अनिश्चित काल के लिए इसे टाला नहीं जा सकेगा। बहुत ही उत्तम कदम है। लोगों को इससे बहुत ही सहूलियत मिलने वाला है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों के समय सीमा तय कर दी गई।
तय कर दी गई है और प्रस्तुति देखकर अदालत को आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर के 180 दिन के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल की व्यवस्था करने का काम किया गया है। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर ही न्यायाधीशों को फैसला देना होगा। इससे सालों तक जो निर्णय पेंडिंग रहा करता था, अब उससे निजात मिलेगा और फैसला 7 दिन के अंदर ही ऑनलाइन करके लोगों के बीच में लाने का बाध्यता होगी। यही नहीं, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकार की रक्षा होगी। माननीय मोदी जी की सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है महोदय, और मैं समझता हूं कि इस कदम से देश की जनता को बहुत राहत मिलने वाला है। अभी तक सिर्फ आरोपितों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का प्रावधान है। आगे एफआईआर के लिए, चार्जशीट के लिए और अदालत के लिए अब आप प्लीज समाप्त कीजिए। कब समाप्त होने जा रहा है सर? फैसले को पूरी तरह से डिजिटल होगा। गवाहों और पीड़ितों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकेगा और गवाहों और आरोपितों को किसी को सम्मन या नोटिस ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से करने का भी प्रावधान है। महोदय, इस ई गवर्नेंस के माध्यम से देश में न्याय और सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए मैं प्रयास के लिए आभारी हूं। इस सरकार ने लोगों को तकलीफों को समझने का काम किया है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर पुलिस कोर्ट कचहरी में फंसने का मतलब बर्बाद होना, और मैं समझता हूं कि ये जो अंग्रेजी कानून का जो वातावरण था, उससे हमें बहुत ही मुक्ति मिलेगी। हमारे कामकाज का जो न्यायिक कामकाज को हम विस्तारित से आगे कम करने का कोशिश करेंगे। महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2-3 बातें हैं महोदय। सरकार ने बहुत काम किया, मैंने बताया, गरीबों के लिए बहुत न्याय प्रक्रिया में सहजता करके न्याय दिलाने का काम किया। एक बड़ा सवाल यह है महोदय, आमतौर पर अभी एहसास करते होंगे कि कोर्ट में जो केसेस जाते हैं सर, और मैं समझता हूं कि न्याय मिलने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जो ट्रायल कोर्ट में हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, जमानत करने वाला भी नहीं है। उसके तरफ भी सरकार को एक नीतिगत सोच के तहत, निर्णय लेने के तहत, जिनका कोई नहीं है देखने वाला, उसके लिए सरकार इस पर विचार करे क्या उपाय हो सकता है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय में जाने के बाद सर, मान लिया कि नीचे से न्याय नहीं मिलता है, वो आगे के कोर्ट में जाता है, तो वकीलों की फीस इतनी अधिक है सर कि वो देने में असमर्थ। नीचे के कोर्ट से उनको न्याय मिला, ऊंचा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों का सर लाखों लाख रुपया फीस होता है, वो देने में असमर्थ है सर। क्या हम इस पर विचार नहीं कर सकते कि निश्चित तौर पर ऐसे गरीब लोगों के लिए हम कोई ऐसा सहजता के साथ कानून में प्रावधान करें और निश्चित तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि उन गरीब को जो सामर्थ्यवान नहीं है उनको आसानी से न्याय मिल सके, और ऊंचे स्तर पर जो न्यायालय में वो नहीं जा पाते हैं इसलिए कि उनके पास औकात नहीं है, मैं निश्चित तौर पर उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपके प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि ऐतिहासिक कानून ला करके जो परिवर्तन करने का काम किया है, 100 वर्ष के बाद और अगले 100 वर्ष तक एक कानून लागू रहेगा और न्याय मिलता रहेगा, और न्याय गरीबों को मिलेगा जो वंचित लोग हैं। साहस करने का काम अगर कोई कर सकते हैं तो इससे आभार व्यक्त करते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं